14 अगस्त 1947 पाकिस्तान ब्रिटिश कॉलोनियल दौर से आज़ादी हासिल करने के बाद वर्ल्ड मैप पर रोनुमा होता है। लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी के बाद बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, जिसमें से एक बड़ा मसला पाकिस्तान के हर एक आम शहरी तक बिजली पहुंचाना था। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 4 करोड़ थी, जिसमें एक बात जाहिर थी कि वक्त के साथ पाकिस्तान की आबादी में इजाफा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहर डेवलप होने थे। न्यू हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ को तामीर किया जाना एक्सपेक्टेड था। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड किया जाना था, जिसका मतलब क्लियर था पाकिस्तान में बिजली की डिमांड बढ़ेगी, जिसके लिए पाकिस्तान को नए पावर प्लांट्स लगाने थे और बिजली का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेहतर से बेहतर करना था। और इसके साथ पाकिस्तान को ये भी सोचना था कि आने वाले टाइम में वो अपनी एनर्जी नीड्स को कैसे पूरा करेगा। आखिर पाकिस्तान के हर शहरी तक बिजली पहुंचाना भी स्टेट की एक अहम जिम्मेदारी थी। उस वक़्त एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में पाकिस्तान की बिजली की जनरेशन कैपेसिटी तकरीबन 110 मेगावाट थी, मगर उस वक़्त की गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सेहत यानी हेल्थ, डिफेंस और मुल्क के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना था। और इसके साथ चूँकि मुल्क अभी एक न्यूली बोर्न स्टेट था, तो उसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी मुतारिफ करवाना था, जिसकी वजह से शुरू के 8 सालों तक हमें पावर सेक्टर में ख़ास काम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा हो चुका था कि उन्हें जल्द अज जल्द पावर सेक्टर के लिए कोई ना कोई डिसीजन करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान की आने वाले वक्त में बढ़ती हुई बिजली की डिमांड्स को पूरा किया जा सके। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सा पहला स्टेप था जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए लिया था। इसके बाद हम जानेंगे कि 1994 में बनाई गई पाकिस्तान की पहली पावर पॉलिसी में ऐसे कौन से डिसीजंस लिए गए थे जिसकी वजह से 2006 से पाकिस्तान सर्कुलर डेट के जाल में फंस चुका है और ये सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है। और इसके साथ हम देखेंगे कि सर्कुलर डेट और बिजली के बढ़ते हुए बिल्स के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक है और इस महंगी बिजली की वजह से किस तरह मुल्क में महंगाई का पहाड़ गिरा हुआ है। ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। 22 फरवरी 1958 वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा को बनाया जाता है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से वो पहला स्टेप था जो कि पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए लिया गया था। वापडा को 2 अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वापडा की ये थी कि वो मुल्क भर के वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करे, जिसमें उसने वाटर सप्लाई, वाटर ड्रेनेज और वाटर इरिगेशन के सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। दूसरी सबसे एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो ये थी पाकिस्तान के पावर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जिसमें वापडा ने जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को देखना था। अब जनरेशन में वापडा ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने थे वो ये थे कि जैसे मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पावर नीड्स भी बढ़ती चली जा रही हैं, जिसको मीट करने के लिए नए पावर प्लांट्स लगाना वापडा की एक अहम जिम्मेदारी थी। और दूसरा, मुल्क के डिफरेंट हिस्सों को आपस में पावर नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट करना एक अहम जिम्मेदारी थी, जिसके लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को बड़ा करना था और बेहतर करना था। तीसरा, हर कंज्यूमर तक बिजली पहुंचाना भी वापडा की जिम्मेदारी थी और उनसे बिल चार्ज करना भी वापडा के अंडर था। और इसके साथ कराची के हिस्से के अंदर कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन काम कर रही थी, जो कि वापडा के अंडर नहीं थी। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन बेसिकली 1911 से ही ब्रिटिश कॉलोनियल दौर के अंडर काम करती आ रही थी और पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती रही, जिसमें वो बिजली की जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कराची में आज खुद किया करती थी। और आज ये कंपनी कराची में के इलेक्ट्रिक के नाम से जानी जाती है। 1958 में पाकिस्तान की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 220 मेगावाट थी और वापडा को इस बात का मुकम्मल आइडिया था कि उसे आने वाले वक्त में नए पावर प्लांट्स लगाने हैं, जिसके लिए 1980s तक वापडा ने 2 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, जिसमें से पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 1967 में ऑपरेशनल हुआ था वो था मंगला डैम
और दूसरा बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो 1976 में ऑपरेशनल हुआ था वो था तरबेला डैम। इन दो बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशनल हो जाने की वजह से 1980s के एंड तक तकरीबन 5000 मेगावाट तक हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पहुंच चुकी हुई थी। लेकिन पावडा ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला नोटिस किया। पावडा नोटिस करता है कि सर्दियों में उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो जनरेशन से मीट नहीं हो पा रही है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सर्दियों में डैम्स में वाटर लेवल एक स्पेसिफिक वैल्यू से नीचे आ जाता था, जिसकी वजह से जो हाइड्रो पावर प्लांट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसकी मैक्सिमम आउटपुट हम नहीं ले सकते। जबकि गर्मियों में डैम्स का वाटर लेवल एक मुनासिब हद तक मौजूद होता है, जिसकी वजह से पावर प्लांट्स अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में ये मैक्सिमम कैपेसिटी उन पावर प्लांट से अचीव करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कंटिन्यूसली ओवर द ईयर बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सर्दियों में बिजली की डिमांड को मीट करने के लिए वापडा ने थर्मल पावर प्लांट्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए, जिसमें से पहला पावर प्लांट 1963 को मुल्तान में ऑपरेशनल होता है। उसके बाद दो बड़े पावर प्लांट्स जो कि गुड्डू और जामछोरो में लगाए जाते हैं, उनमें से गुड्डू थर्मल पावर प्लांट 1986 को ऑपरेशनल होता है और जामछोरो थर्मल पावर प्लांट 1989 में ऑपरेशनल करवाया जाता है। जिसके बाद 1990s के एंड तक तकरीबन हाइड्रो पावर प्लांट्स और थर्मल पावर प्लांट्स मिलकर तकरीबन 10,000 मेगावाट तक पाकिस्तान की एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पहुंचा देते हैं। लेकिन उस वक़्त भी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 12,000 मेगावाट थी और उसकी बुनियादी वजह न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था, क्योंकि मुल्क एक तरक्की की राह में गामजन होने की तरफ बढ़ना चाह रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही थी। और उस वक़्त गवर्नमेंट के पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि वो इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए नए थर्मल पावर प्लांट्स या हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक ऐसा डिसीजन लेती है जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हर शहरी के लिए एक रोना ख्वाब बनकर नाजिल होती है। 1994 में पाकिस्तान अपनी पहली पावर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके ज़रिए फॉरेन इन्वेस्टर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली ये मौका दिया जाता है कि वो पाकिस्तान के पावर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके। और गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि उन इन्वेस्टर्स की मनी से अपने ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर करके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी वो उन इन्वेस्टर्स को टाइमली अदा कर दी जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने प्राइवेट कंपनीज़ को ये भी इजाज़त दी कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान में आकर पावर प्लांट्स इंस्टॉल करें और गवर्नमेंट को बिजली डायरेक्टली बेचें। और जो बिजली बेची जानी थी उनके लिए कुछ एग्रीमेंट्स किए गए, जिनको आज हम पावर परचेस एग्रीमेंट्स कहते हैं। और इन प्राइवेट कंपनीज़ को जो कि पावर प्लांट्स इंस्टॉल करके पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बिजली बेचती हैं, इनको हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो कि आजकल हम न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स पे आम देखते रहते हैं। अब जो ये एग्रीमेंट्स IPPs के साथ किए गए थे या फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ किए गए थे, वो तमाम के तमाम डॉलर्स में थे। जी, डॉलर्स में। डॉलर्स की वजह से जो आने वाले वक्त में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मसले फेस करने पड़ते हैं वो हम आगे जा कर के डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, यही वो एग्रीमेंट्स थे जो कि डॉलर्स में करने की वजह से पाकिस्तान में आने वाली महंगाई और महंगे बिजली के बिलों की वजह बनते हैं। 1994 पावर पॉलिसी के मुताबिक गवर्नमेंट ने IPPs से पावर परचेस एग्रीमेंट्स PPPA के मुताबिक डॉलर्स में बिजली खरीदना शुरू कर दी थी, जबकि IPPs इंपोर्टेड ऑयल और गैस से अपने पावर प्लांट्स चला रहे थे, जिसमें ज़्यादातर इंपोर्टेड ऑयल को यूज़ किया जाता था। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 1990s के बाद से ऑयल की प्राइसेस में वेरिएशन आ रही थी और 2002 के बाद से ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं और 2008 तक ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से IPPs को इंपोर्टेड ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और IPPs महंगी बिजली प्रोड्यूस करते हैं और ये महंगी बिजली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन 2006 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट IPPs को टाइमली पेमेंट नहीं कर पाती है, जिसके बाद पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस शुरू हो जाता है, क्योंकि IPPs को उनकी पेमेंट्स टाइम पर नहीं की गई थी और इम्पोर्टेड ऑयल भी महंगा हो चुका था,
जिसकी वजह से IPPs ने अपने थर्मल प्लांट्स की ऑपरेटिंग कैपेसिटी को कम कर दिया था, यानी 1000 मेगावाट का पावर प्लांट 600 मेगावाट तक बिजली प्रोड्यूस कर रहा था। 2006 के एंड पर तकरीबन 1200 मेगावाट जनरेशन शॉर्टफॉल थी, जो कि 2017 के एंड तक 7200 मेगावाट तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से मुल्क में 8 से 12 घंटों तक लोड शेडिंग होती है। लेकिन इसके साथ मुल्क में अब सर्कुलर डेट का लफ्ज़ भी न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में डिस्कस किया जाने लगा था। यहाँ पहले सर्कुलर डेट होता क्या है इसको समझना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप एक कॉलोनी इमेजिन करें जहाँ हर घर को पानी की सप्लाई एक बड़े वाटर टैंक से की जाती है और महीने के आखिर में हर घर पानी के पैसे पे करता है। लेकिन अगर कुछ घर वाटर टैंक ओनर को पैसे नहीं देंगे तो वाटर टैंक के ओनर के पास महीने के एंड पर इतने पैसे नहीं होंगे कि वो पानी सप्लाई करने वाली कंपनी को उनकी पेमेंट्स कर सके। इस तरह वो ड्राइवर जो पानी वाटर टैंक तक लाता है उसकी पेमेंट भी वाटर सप्लाई कंपनी टाइम पर नहीं कर सकेगी। इस तरीके से तीनों एक दूसरे की पेमेंट्स पर डिपेंड करते हैं ताकि वो अपने फंक्शंस प्रॉपरली कर सकें, और कस्टमर की तरफ से पेमेंट्स में डिले आने की वजह से एक कर्ज की चेन बनती चली जाती है जो वाटर सप्लाई कंपनी, ड्राइवर और वाटर टैंक के ओनर सबको मुतासिर करती है। और अगर पेमेंट्स इन तीनों के दरमियान वक्त पर ना किए जाएं तो ये कर्ज तीनों के दरमियान बढ़ता चला जाता है। इस कर्जे के साइकिल को हम सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जा कहते हैं। तो पाकिस्तान के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। पाकिस्तान ने 1998 में पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाई थी, जिसका शुरू में मकसद वापडा के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन को अलग करना था और दूसरा मकसद था डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मैनेज और कंट्रोल करना और उनसे बिजली के बिल्स यानी टैरिफ हासिल करके IPPs और वापडा से ली गई बिजली की पेमेंट्स करना पावर परचेज एग्रीमेंट्स के मुताबिक। लेकिन जून 2006 में पेप्को IPPs को टाइमली पेमेंट नहीं कर सका था, जिसकी वजह से पेप्को को पेमेंट्स करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़े थे। और पेप्को की ये लोन लेने की दो बड़ी रीजंस थी। पहली रीज़न ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2003 से लेकर 2008 तक बिजली के बिलों की कीमत नहीं बढ़ाई थी और उसके बजाय बिजली के बिलों पर पेप्को को सब्सिडी पे की जा रही थी ताकि लोगों को सस्ती बिजली दी जा सके जो कि अफोर्डेबल हो। हालांकि उस वक्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटिंग अथॉरिटी नेपरा के कहने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने बिल्स के तारीफ नहीं बढ़ाए। लेकिन 2003 से 2008 तक इंपोर्टेड ऑयल की प्राइस बढ़ चुकी थी और पैसों की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कम हो गई थी और डॉलर महंगा हो गया था, जिसका मतलब क्लियर था कि बिजली महंगी प्रोड्यूस हो रही है और टैरिफ जो कंज्यूमर से लिया जा रहा था वो कम था। नेपरा ने ये बात हाईलाइट करने की 2003 से 2008 तक भरपूर कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं मानी। नतीजतन पेप्को को जो पैसे रिसीव हुए वो बिजली की जनरेशन कॉस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा कम थे। इसके साथ गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी भी पेप्को को रिसीव नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पेप्को के पास इतने पैसे जमा नहीं हुए कि वो IPPs को पेमेंट कर सकते। दूसरी रीज़न ये थी कि जो एग्जिस्टिंग टैरिफ था वो भी पेप्को पूरी तरह रिकवर नहीं कर सका था, जिसमें फाटा, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने पेप्को को पेमेंट नहीं की थी। इन दो मेन रीजंस की वजह से पेप्को ने जून 2006 में बैंक से लोन लिया ताकि IPPs को पेमेंट की जा सके, लेकिन अगस्त 2006 में पेप्को ने IPPs की पेमेंट्स डिले कर दी, जिसकी वजह से IPPs को भी बैंक से लोन लेना पड़ता है और इस तरह ऑयल इंपोर्टिंग कंपनीज को भी उनकी पेमेंट्स टाइम पर नहीं हो पाती है। नतीजतन पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है और इस सप्लाई चेन के मुतासर होने की वजह से पाकिस्तान में सर्कुलर डेट शुरू हो जाता है। ये सर्कुलर डेट पेप्को, IPPs और ऑयल इंपोर्टिंग कंपनीज के दरमियान चलता चला जाता है। जनवरी 2010 तक सर्कुलर डेट तकरीबन 150 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुका था, जो कि आज 2024 तक 2.4 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। मुल्क की तरक्की के लिए पाकिस्तान में बिजली का सस्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो तमाम इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है बिजली के महंगे होने की वजह से, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स महंगी बेचनी पड़ती हैं और प्रोडक्ट्स महंगी होने की वजह से मुल्क में महंगाई भी बढ़ती चली जाती है। इसके साथ एक आम आदमी भी नॉर्मल बिजली का बिल पे नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ही महीनों में बिजली के यूनिट की कीमत बढ़ा दी जाती है, जबकि लोगों की तनख्वाह इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाई जाती जो इन्फ्लेशन को मीट कर सके।
महंगी बिजली की एक बड़ी रीज़न 2006 से शुरू होने वाला सर्कुलर डेट है। दरअसल पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए और सर्कुलर डेट को कम करने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से कर्ज लेता है, लेकिन IMF कर्ज देने से पहले कुछ कंडीशंस रखता है, जिसमें से एक कंडीशन बिजली और गैस के बिलों में इजाफा करना होता है। IMF चाहता है कि जितने की बिजली बनती है बिल के टैरिफ भी उसी के हिसाब से लिए जाएं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एनर्जी सेक्टर को कोई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, जबकि सारी रिकवरी बिजली के कंज्यूमर से करवाई जाए। लेकिन यहाँ बात ये समझने की है कि पाकिस्तान के हर एक आम शहरी ने तो 1994 की पावर पॉलिसी तजवीज़ नहीं की थी, जिसकी सज़ा आज उनको महंगी बिजली की सूरत में अदा करनी पड़ रही है। IPPs के ज़रिए थर्मल पावर प्लांट्स लगाना और उनसे पावर परचेस एग्रीमेंट्स PPPA के ज़रिए डॉलर्स में पेमेंट्स करना उस वक्त की गवर्नमेंट का पूरा डिसीजन रहा था, और इसके साथ फॉरेन और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट के साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में देना मुल्क की इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। अब पावर प्लांट्स यूज़ हों या ना हों, पाकिस्तान को उन प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ती है, और ये कैपेसिटी पेमेंट्स भी हमारे बिल्स में शामिल होती हैं। इसके अलावा जैसा कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस चेंज होती रहती है, इसको भी हमारे बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स के नाम से डाल दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं सर्कुलर डेट, कैपेसिटी पेमेंट्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ ऑयल यूज्ड सब मिलकर बिल की कीमत बनाते हैं। इसके साथ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस भी बिल्स में शामिल होते हैं। ये तमाम चार्जेस ऐड होकर हमारे बिल की कीमत बनाते हैं। ये सिचुएशन इसलिए पैदा हुई क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एनर्जी सेक्टर में कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की और कम वक्त में IPPs के जरिए थर्मल पावर प्लांट्स को लगाना इस मसले का सलूशन नहीं था, जिसकी वजह से आज सर्कुलर डेट का मसला तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले साल जुलाई 2025 तक सर्कुलर डेट 2.8 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच जाएगा, जिससे ये बात जाहिर है कि मुल्क में बिजली के बिलों की कीमत और महंगाई बढ़ती चली जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान IMF के लोन्स, सर्कुलर डेट, बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए बिजली और गैस के बिलों से आज़ादी हासिल कर सकता है? यानी कि क्या पाकिस्तान एक दिन डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो सकता है? इस बात का फैसला करना आज के दौर में मुश्किल है, क्योंकि 1947 से ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी रही है, और साथ ही में पाकिस्तानी पैसा भी डॉलर के मुकाबले में डीवैल्यू होता आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर के लिए हुए हैं, जिससे आने वाले वक्त में महंगाई कम हो सकती है और बिजली सस्ती हो सकती है और मुल्क भी इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकता है। इसके लिए पाकिस्तान ने इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान बनाया है, जिसके मुताबिक 2040 तक ये 4 गोल्स अचीव करना ज़रूरी हैं। मुल्क में इस वक्त 29% बिजली हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट की जाती है, जबकि 2040 तक ये टारगेट 40% तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तानी इस वक्त सिर्फ 2% अपना नेचुरल कोल यूज़ करते हैं बिजली पैदा करने के लिए, जबकि 2040 तक ये टारगेट 25% तक पहुंच जाएगा। इस वक्त पूरे मुल्क में 48% बिजली की जनरेशन इंपोर्टेड कोल, गैस और ऑयल पर डिपेंड करती है, और IGSEP की रिपोर्ट के मुताबिक इसको 30% तक कम कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान में आज रिन्यूएबल, जिसमें सोलर, विंड और बायोगैस शामिल है, सिर्फ 4% ही बिजली जनरेट कर सकते हैं, लेकिन 2040 तक ये कंट्रीब्यूशन 16% तक पहुंच जाएगी रिपोर्ट के मुताबिक। अगर 2040 तक ये गोल सच में अचीव हो जाते हैं तो पाकिस्तान सस्ती बिजली पैदा करेगा, जो कि हर शहरी के लिए ख़रीदना आसान होगा, और मुल्क भी इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें इंपोर्टेड ऑयल और गैस पर बिजली पैदा करने के लिए इंहिसार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मुल्क के माजी को देखकर लगता नहीं है कि ये गोल अचीव होंगे। सिर्फ और सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि ये सब कुछ हो जाएगा, और इसका आप लोगों को खुद पता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या मसला वाबस्ता है और क्यों हम पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।